Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 8th की बुक हनी ड्यू है। इसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग प्रॉपरली स्टडी कर ही चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ग्लैम्सेस ऑफ द पास्ट। ये आपका तीसरा लेसन है। इसका नाम है ग्लैम्सेस ऑफ द पास्ट, यानी भूतकाल की झलकें, यानी हमारे पास्ट की कुछ झलकियाँ हैं, उनको हमें देखना है। एक्चुअल में ये झलकियाँ हमारी आज़ादी की लड़ाई के समय में जो अंग्रेज़ों ने कैसे अत्याचार किए भारतीयों पर, उस समय लोगों की मनोदशा क्या थी और उस समय की सर्कमस्टेंसेस क्या क्या थी, इस पर है। और इसमें देखिए ऊपर दिया गया बिफोर यू रीड, इसके पहले कि आप ये कहानी पढ़ें तो कुछ चीज़ देख लें। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लैम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्राम 1757 टू 1857। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ पिक्टोरियल ग्लैम्सेस यानी चित्रांकित दृश्यात्मक झलकियाँ हैं ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की झलकियाँ हैं। और ये सन 1757 से लेकर 1857 के बीच की ली गई हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। तो ये जो पिक्चर्स साथ में दी हैं एंड स्पीच बबल्स, कुछ स्पीच बबल्स हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ है, उनमें क्या बोला गया है। विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, इसको क्लियर करने में सहायता देंगी। ऑफ द कंडीशंस, किन चीज़ों को समझने में सहायता देंगी, वो कंडीशन यानी उन परिस्थितियों को समझने में। दैट लेड, जो कारक बनी, टू द इवेंट नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम कहते हैं 1857 का। तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे की क्या परिस्थितियाँ थी, आप इसके द्वारा समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ द मार्टर्स, शहीद। शहीद में क्या है देखते हैं। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, तो दिल्ली में एक फंक्शन होता है, उसमें आप देख रहे हैं तस्वीर में लता मंगेशकर है, कुछ गा रही हैं। आपने एक गाना सुना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये वही गाना है जिसको गा रही हैं लता मंगेशकर। ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, यानी आपकी आँखों में आंसू होना चाहिए। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स, जब आप याद करते हैं भारत के शहीदों की कुर्बानी याद करते हैं, तो आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए। ये कहानी आपको याद करना है। इसमें देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह वगैरह, इनकी, सुभाष चंद्र बोस आदि की दिखाई जा रही है। सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में अंग्रेज़ों की एक कंपनी थी, व्यापार के लिए आई थी, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस कंपनी की जो कॉन्क्वेस्ट थी, जो जीतें थी, विजय थी, वो 1757 से 1849 के दौरान इनमें लिया, 1757 से लेकर 1849 तक। तो इसमें चलिए हम देखते हैं। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने बेहतर हथियारों के बल पर, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने बेहतर हथियारों के बल पर, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन अ 10th सेंचुरी इंडिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर, अपनी ताकत बढ़ा रही थी 18वीं शताब्दी के भारत में। तो इसमें जो मैप दिया गया है आप देख रहे हैं, इंडिया 1765 1765 का भारत है, जिसमें जो पीला कलर, येलो कलर दिख रहा है, ये इंडियन प्रिंसेस यानी भारतीय रजवाड़े आपको दिख रहे हैं। और जितना पिंक क्षेत्र दिख रहा है, पिंक एरिया दिख रहा है, ये ब्रिटिश टेरिटरी यानी अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। जितना पिंक है ये अंग्रेज़ों के कब्जे में था, और बाकी येलो कलर का जितना है ये उस समय भारतीय राजाओं के हक में था, उनके कब्जे में था। लेकिन कैसे अंग्रेज़ों ने जीत पाई उसका देखिए नमूना दिखा रहे हैं बगल में, कि भारतीयों ने अपनी फूट की वजह से कैसे उनको जीतने दिया। इसमें एक राजा कह रहा है दैट अपस्टार्ट्स राजा बाह, अरे वो राजा जो है ना, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, उनको बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे मेरी सहायता करेंगे उस राजा को हराने में। तो आप देख रहे हो कि उस समय के भारतीय राजाओं की सोच क्या थी, कि आपस की लड़ाई के लिए सहायता किसकी ले रहे थे, अंग्रेज़ों की। और अंग्रेज़ तो यही चाहते थे।
तो लिखा द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। तो भारतीय लोग जो थे उनको जरा भी कोई शांति नहीं मिलती थी, इस तरह की लगातार जो लड़ाइयाँ राजाओं के बीच में चलती रहती थी उससे जरा भी शांति नहीं मिलती थी। और ये लोग मदद किससे ले रहे थे? अंग्रेज़ों से लेते थे एक दूसरे को हराने में। तो इस तरह अंग्रेज़ों ने कभी इसकी मदद करके कभी उसकी मदद करके भारतीयों को हराने में काम किया। तो लिख रहे हैं द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो राइवलरी प्रतिद्वंदिता थी, आपस की लड़ाइयाँ थी, इसने हेल्प किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड इट कुड ईजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और ये बड़ी आसानी से सबड्यू कुचल दिया, उसने दबा दिया भारतीय राजाओं को, वन बाय वन करके उसने सभी भारतीय राजाओं को आसानी से दबा दिया। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। तो कुछ शासक भारत के ऐसे थे जो दूरदर्शी थे, केवल तुरंत का फ़ायदा नहीं देखते थे, आगे तक का देखते थे। तो उनको जो इस तरह के दूरदर्शी राजा थे उनसे अंग्रेज़ों को बड़ी नफरत होती थी। तो उनमें से एक था टीपू सुल्तान। तो टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश, वो अंग्रेज़ों से लड़ता रहा टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक कि वह लड़ते लड़ते मारा नहीं गया तब तक वह अंग्रेज़ों से लड़ता रहा। इस दौरान भारतीय जनता के मन में किस तरह की सोच थी अंग्रेज़ों के बारे में? उनमें से देखिए दोनों तरह के लोग थे। कुछ लोग थे अंग्रेज़ों के फेवर में थे और कुछ लोगों को लगता था कि हमारे राजा ही बेहतर हैं। तो उनकी राय कैसी कैसी थी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। आखिरकार अंग्रेज़ों के आने से क्या हुआ? देश में शांति तो हुई, थैंक गॉड। नो मोर वार्स, अब और ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होंगी। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और ठग लोग अब हमें लूटेंगे नहीं। तो यही कह रहे हैं। देखिए हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, यानी अंग्रेज़ों की जीत पर भारतीयों की राय क्या है। और एक दूसरा आदमी कह रहा है इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, अरे भगवान ने ही अंग्रेज़ों को भेजा हमारे भले के लिए। तो तीसरा आदमी कह रहा है डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, आखिर हमारा भाग्य जो उनसे जुड़ा हुआ है। तो यानी देखिए कुछ लोग अंग्रेज़ों के फेवर में भी थे। तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं? द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। द वाइट मैन यानी अंग्रेज लोगों ने, हैज़ किल्ड मार डाला है, और डिथ्रोन्ड या फिर सिंहासन से हटा दिया, और किंग्स हमारे राजाओं को सिंहासन से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए देवर ऑफ दिस लैंड, वो इसी धरती के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, लेकिन अब हम लोग विदेशियों के गुलाम बनकर रह गए हैं और कुछ नहीं। अब देखिए तीसरे पार्ट में क्या लिखा है? ब्रिटिश रूल 1765-1836। ब्रिटिश रूल जो 1765 से 1836 तक रहा, इसमें क्या रहा देखिए। तो कुछ कुरीतियाँ तो ऐसी थी जो भारत के ही हमारे कुछ साधु संत या धार्मिक लोग होते थे या मौलवी वाले लोग होते थे, ये लोग अलग अलग अपने अपने मजहब में कुछ कुरीतियाँ फैला रहे थे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। देखा, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो हमारे जो धार्मिक उपदेशक होते थे ना, रिलीजियस लीडर्स यानी धार्मिक नेता कह लीजिए, प्रीच्ड उपदेश करते थे। आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी, वो छुआछूत को बढ़ावा देते थे। एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को बढ़ावा देते थे। मतलब कुछ तो गलत तरह के उपदेश ये लोग भी देते थे। तो उनमें से एक साधु टाइप का व्यक्ति है, वो कह रहा है एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेज हिज रिलीजन। कोई भी आदमी जो समुद्र को पार करेगा या करता है, वो अपने धर्म को खो बैठता है। तो समुद्र पार करना अपराध है, इस तरह उन लोगों को कह दिया कि ज़िंदगी भर आप लोग कूप मंडूक बने रहो। तो दूसरा कह रहा है ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वेमेन। तो वो कह रहा है संसार में जो भी परेशानियाँ उसकी जड़ औरतें ही हैं। वो ऐसा बोल रहा है, यानी अपने घर के जो माँ हैं, बहन है या और कोई औरतें, उनका तो खुला अपमान ही कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन धार्मिक उपदेश। तो दूसरी ओर देखिए कि पब्लिक में क्या राय थी और अंग्रेज़ों में क्या सोच थी। द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। सच्चाई ये थी कि भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना जो थी अब क्षीण होने लगी थी, कम होने लगी थी। और द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और अंग्रेज़ लोग उनसे घृणा करते थे, भारतीयों से शासन कर रहे थे लेकिन नफरत करते थे भारतीयों से। तो देखिए एक अंग्रेज़ दूसरे से कह रहा है द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। यहाँ के जो मूल निवासी भारतीय हैं ना, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट,
इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदार तो हैं ही नहीं ये लोग। तो दूसरा वहाँ पे भारतीय है, कोई नौकर है उनका खड़ा हुआ, बोला ट्रू, सही कह रहे हैं साहब आप तो बिल्कुल, लेकिन योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन श्रीमान जी मैं ईमानदार हूँ, बाकी के बारे में आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं ईमानदार हूँ। इस तरह की तो सोच थी भारतीयों की। अब अंग्रेजों कह रहे हैं बीइंग मर्चेंट्स, चूंकि लोग व्यापारी ही थे, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, तो अंग्रेज लोग तेजी से मुनाफा कमाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, उनके जो भारी भरकम टैक्स होते थे, कर होते थे, इनके कारण किसान जल्दी क्या हुए, भूमि रहित हो गए, यानी भूमि उनकी छिन गई उनसे। तो देखिए एक अंग्रेज क्या कह रहा है, तो पहले एक आदमी कह रहा बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तो कह रहा सर आपके जितने भी आदमी हैं वो लोग मेरी पहले सारी फसल लूट ले गए हैं। तो दूसरा अंग्रेज जो सामने खड़ा हुआ वो बोला यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर अगले हफ्ते तक तुमने नहीं चुकाया पैसा, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इस तरह अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर और क्या चल रहा है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, तो इतना मुनाफा तो भारत से कमा रहे थे अंग्रेज, फिर भी वो लोग नए नए तरीके खोज रहे थे। विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, जिससे उनको और ज़्यादा फायदा हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, तो एक अंग्रेज कह रहा है कि जो गुड्स यानी जितना भी सामान मैन्युफैक्चर होता, निर्माण होता है इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उसमें आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए, यानी जब भारत में आए तो उस पर टैक्स ना लगाया जाए। व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, भारत में आने पर। इससे क्या होगा कि इंग्लैंड का बना माल सस्ता रहेगा, लोग जल्दी खरीदेंगे। तो वहाँ पर एक दूसरा अंग्रेज खड़ा कर रहा है गुड आइडिया, सही में बढ़िया आइडिया है, क्योंकि यहाँ भी उन्हीं का शासन था तो यहाँ टैक्स ना लगने दें और वहाँ से बना के लाएंगे, सस्ता बेचेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, तो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी जो नियम थे, कानून थे, लॉज थे, धीरे धीरे भारतीय उद्योगों को इन्होंने चौपट करना शुरू कर दिया, नष्ट करना शुरू कर दिया। और इनविटेबली फेमाइन फॉलोड बिटवीन 1822, और अनिवार्य रूप से अब देखा जाए क्या प्रॉब्लम आ गई, अकाल आ गया बिटवीन 1822 1822 से एंड 1836 1836 में। इस दौरान जो अकाल पड़ा, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 15 लाख भारतीय भूखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसी रुइंड द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेसेस, तो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थीं इन्होंने रुइन, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया एक्सपर्ट आर्टिजन्स, भारत के कुशल कलाकार थे, और देयर बिजनेस, उनके व्यवसाय को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से चौपट कर दिया, केवल अपना मुनाफा कमाने के लिए। अब आते हैं 4th नंबर में, यहाँ पर देखिए राम मोहन राय के ऊपर दिया गया है 1772 टू 1833, 1772 से 1833 के दौरान राम मोहन राय का पीरियड था। तो कह रहे राम मोहन राय लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, तो राजा राम मोहन राय एक विद्वान व्यक्ति थे, बंगाल से थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझते थे कि देश में क्या गड़बड़ हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं अपने एक साथी से, लेट्स नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, हम लोगों को स्वयं से घृणा नहीं करनी चाहिए, अपने को हीन नहीं मानना चाहिए। और एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारी प्राचीन संस्कृति जो है बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम लोग महान उपलब्धियों के योग्य हैं, हम लोग बड़ी उपलब्धियां पा सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने समाज का सुधार करना होगा, रिफॉर्म करना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रुइनिंग अस, तो जितने अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशंस हैं, ये हमको न बर्बाद करते रहे हैं, यानी अंग्रेज़ तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे असली बर्बादी तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही हो रही है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, तो इसमें आपको दिख रहे हैं राजा राम मोहन राय अपनी पत्नी उमा से कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें तो अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन गाय चाहे जिस कलर की हो, लेकिन उनके दूध का रंग तो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस,
अलग अलग शिक्षकों की राय अलग अलग हो सकती है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। लेकिन हर धर्म का, हर मजहब का जो एसेंस है, सार है, वो तो एक ही है, ईश्वर के सम्मुख जाना। अब देखिए, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। तो राजा राम मोहन राय थे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की ओर आकर्षित थे। तो वो कह रहे थे नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। ज्ञान जो होना चाहिए व्यवहारिक होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, यानी तर्क सम्मत होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और नीचे देखिए कुछ लोग सुन रहे हैं। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स। उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने अखबार भी शुरू किए। बट द सस्पिशस ब्रिटिश। लेकिन शंका रखने वाले, संदेह करने वाले जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उनके समाचार पत्रों को 1823 में अंग्रेजों ने बंद करा दिया। अब देखिए राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के बीच क्या कह रहे हैं जा करके। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। उन्होंने समुद्र पार किया और इंग्लैंड गए ये देखने के लिए व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि अंग्रेजों को आखिर किस चीज़ ने इतना ताकतवर बनाया। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने अंग्रेजों से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, जब हमने आपको शासक के रूप में स्वीकार कर लिया है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, तो आपको भी हमें अपनी प्रजा मान लेना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऊज टू हिज सब्जेक्ट्स, कि वो जो जिम्मेदारी एक शासक की होती है अपने प्रजा के प्रति, उसको भी तो याद रखिए। आप तो केवल अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं हमारा। तो ये उन्होंने वहाँ अपनी बात रखी। अब देखिए आ रहा 5th नंबर, ऑपरेशन, ऑप्रेस करना, अत्याचार करना। ये 1765 से 1835 तक, यानी 1765 टू 1835 तक। देखिए क्या है, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस। तो राजा राम मोहन राय ने ऐसा कहा कि हम अब प्रजा की तरह बर्ताव करें, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करना जारी रखा। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3rd, उन्होंने 3rd रेगुलेशन पास किया अंडर इट। और इसमें क्या कानून था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी किसी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के सीधे जेल में डाला जा सकता था, कुछ भी वो लोग कर सकते थे। यानी उनको एक अधिकार दिया गया था कि भारतीयों को बिना बात को आप जेल में डाल सकते हो, अधिकार था उन्हें। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज। तो जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स भारत में थे उस दौरान, वो बड़ी बड़ी सैलरी, वेतन पा रहे थे। एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस, और जो निजी बिजनेस चला रहे थे उसमें भी वो अच्छी कमाई कर रहे थे, मोटी कमाई कर रहे थे। ठीक है। बाय 1829, 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। तो 1829 तक अंग्रेजों का जो देश था ब्रिटेन, इंग्लैंड, भारत में 7 करोड़ रुपए तक का निर्यात कर रहा था। भारत को इतना निर्यात कर रहा था, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, तो इतना निर्यात कर रहा था। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट। तो अंग्रेज लोग इस कंपनी की लूट के कारण क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे थे, समृद्ध होते जा रहे थे, पैसे वाले होते जा रहे थे। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। तो जबकि क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, नष्ट होने लगी, मरने लगी, क्योंकि उनका सामान महंगा होने के कारण कोई खरीद नहीं रहा था। यहाँ का सामान बिजनेस अंग्रेजों ने पूरी तरह से बिजनेस चौपट कर दिया। अब कह रहे हैं गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। तो गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक था उस समय, उसने रिपोर्ट किया, इंग्लैंड में ही वापस रिपोर्ट भेजी। कह रहा है द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो वैसे ब्लीच वर्ड आप जानते हैं, किसी भी चीज़ का रंग उड़ा देता, सफ़ेद कर देता है। और कॉटन यानी रुई जो होती है वो भी सफ़ेद कलर की ही होती है। तो कॉटन वीवर्स जो यानी जुलाहे वगैरह हैं, इनकी बोन्स निकल आई हैं, यानी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इनका बिजनेस इतना चौपट हो गया है। और ये क्या कर रहे हैं, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स। तो जितने भी कॉटन वीवर्स हैं, जुलाहे हैं, इनकी हड्डियां भी वास्तव में ब्लीच कर रही हैं द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के खेतों को या मैदानों को। यानी इतनी गरीबी हो गई है, यानी कॉटन तो यहाँ हो रहा है, लेकिन कॉटन
का इनका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। शायद अंग्रेज़ लोग कॉटन सब यहाँ से ले जाते थे सस्ते दामों में और वहाँ से लाकर महंगे दामों में अपना सामान यहाँ बेचा करते थे। स्टोरी का 6th पार्ट है डिससैटिस्फैक्शन। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों में जो असंतोष था, इसके बारे में डिस्कशन इसमें दिया गया है। इसको अब हम लोग 2nd पार्ट में समझेंगे। 1st पार्ट में अभी तक की स्टोरी जितनी भी आपको समझाई गई है प्रॉपरली समझ लीजिए। और वैसे देखा जाए तो ये जो 3rd लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, कॉमिक्स स्टाइल में दिया गया है, तो आप लोग प्रॉपरली समझ लेंगे। और 2nd पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आप लोग प्रॉपरली तैयार कीजिए और मिलते हैं चलिए 2nd पार्ट में।